हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन पढ़ने से पहले थोड़ा जो है एक टाइम लाइन से हम एक रिवीजन कर लेते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा था, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1945 में। और 1945 से 1991 तक क्या होता है कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड। और इसी टाइम पीरियड में जो है 1947 में ट्रूमैन रहते हैं, जिनका पूरा नाम है हैरी एस ट्रूमैन, और ये रहते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। और ये लेके आते हैं एक ट्रूमैन पॉलिसी। इनके रहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका नाम रहता है मार्शल। और ये मार्शल प्लान क्या होता है? इसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं उनको अपीज करने के लिए, उनको अपने अलायंस में इंक्लूड करने के लिए यूएसएसआर के खिलाफ ये एक प्लान लेके आते हैं। क्या प्लान रहता है? इसको बोलते हैं कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेन किसको करना है? यहाँ पे कंटेन करना है हमको यूएसएसआर को, है ना। कंटेनमेंट पॉलिसी लेके आए और इसके तहत जो है उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू किया। क्यों? बिकॉज दे वर कंप्लीटली डिवास्टेटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद फॉर्म होता है एक ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। इसी फाइनेंशियल हेल्प से जो है यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज है वो फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और यहां से कहानी शुरू होती है यूरोपियन यूनियन की। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्लीट वर्ल्ड मैप दिया है। वेस्टर्न यूरोप की अगर मैं बात करूं तो बर्लिन के यहाँ से जो है उन्होंने एक ब्लॉक बना दिया था, यानी कि जर्मनी को उन्होंने डिवाइड कर दिया था वेस्ट जर्मनी में, यानी कि वेस्ट बर्लिन में जो कि है कैपिटल जर्मनी का, और ईस्ट जर्मनी में। तो ईस्ट जर्मनी से जितना भी यूरोप का पार्ट था, यानी कि पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, वो बन गया पार्ट किसका? सेकेंड वर्ल्ड का, यानी कि रशिया का। उस टाइम क्या बोलते थे? यूएसएसआर। और जितने भी कंट्रीज वेस्ट जर्मनी से, यानी कि फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, ये सब क्या पार्ट बन गए? ये बन गए यूएसए के पार्ट। यूएसए ने क्या बनाया था? नेटो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेटो को अपोज करते हुए यूएसएसआर कौन सा एक अपना एक पैक लेके आया था, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो अब क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट क्या हो गया भाई? डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में यूएसए। तो ये जो चैप्टर है ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर, ये आता है कोल्ड वॉर के चैप्टर के बाद। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद क्या होता है? वर्ल्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ यूनिपोलर वर्ल्ड। वर्ल्ड 1991 के पहले कैसा था? बाइपोलर वर्ल्ड था। फिर क्या होता है 1991 में? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड व्हाट कम्स इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड? कौन डोमिनेट करना है यहाँ पे? अमेरिका इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो अमेरिका के डोमिनेट करने की वजह से बाकी कंट्रीज काफी ज्यादा थ्रेटन में आ गए थे। बाकी कंट्रीज को एक क्वेश्चन ये था कि वेदर दिस अमेरिकन डोमिनेंस इज गोइंग टू थ्रेटन वर्ल्ड ऑर्डर एंड पीस। और इसी वजह से जो है बाकी कंट्रीज ने अपने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू किए। और इस चैप्टर में दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे, वो है यूरोपियन यूनियन और एक है आसियान। आसियान पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या है भाई? फ्लैग और सिंबल। तो ये जो मैंने फ्लैग यहाँ पे दिया है, ये हो सकता है आपको सीयूईटी में या फिर आपके बोर्ड में, है ना। आजकल मैंने ये देखा है, बड़ा ट्रेंड चालू हो गया है कि वो एक सिंबल दे देते हैं, वो एक इमेज दे देते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट से कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 स्टार्स हैं। तो ये जो यूरोप का जो ट्रेडिशन रहता है, 12 जो नंबर रहता है उनके लिए बड़ा ऑस्पिशियस नंबर रहता है। अगर हम देखेंगे हमारे 12 महीने हैं, क्लॉक में भी देखेंगे 12 नंबर है, तो यूरोप के ट्रेडिशन में 12 को बड़ा ही ऑस्पिशियस मानते हैं। और यहाँ पे भी 12 स्टार्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट? परफेक्शन एंड कंप्लीटनेस। सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स बुलाते हैं इसको, एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? सॉलिडैरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो दिस इज द फ्लैग और द लोगो ऑफ यूरोपियन यूनियन। नाउ 1945 के बाद एक क्वेश्चन आ गया था यूरोप में
कि हमको किस तरीके का सिस्टम अब फॉलो करना चाहिए, बिकॉज 1945 के पहले ये जितने भी कंट्रीज थे दे वर मोनार्की इन नेचर, यानी कि वन पर्सन और वन डायनेस्टी वॉज रूलिंग द एंटायर कंट्री। और क्वेश्चन ये था कि क्या अभी भी हमको इसी तरह की एक पॉलिटिक्स को अपनाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे दे डिसाइडेड कि दैट वी आर नॉट गोइंग back to the old ways, we are not going to follow the old traditions, we are going to adopt a new system। और इस न्यू सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प दिया वो दिया यूएसए ने अंडर द मार्शल प्लान और अंडर द ट्रूमन्स पॉलिसी। व्हाई? बिकॉज इट वाज एन अपीजमेंट पॉलिसी फॉलोड बाय यूएसए इन ऑर्डर टू कंटेन यूएसएसआर। ठीक है, और इस न्यू सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट था यूरोपियन यूनियन। व्हाई? बिकॉज इट कंस्ट्रक्टेड समथिंग कॉल्ड एज अ सुप्रा नेशनल एंटिटी। हम आगे पढ़ेंगे कि ये सुप्रा नेशनल क्यों है। अभी बस ये टर्म याद रखिए कि यूरोपियन यूनियन को हम एक सुप्रा नेशनल एंटिटी बुलाते हैं। नाउ कैसे बनी? सबसे पहले हमने क्या बना? सबसे पहले बना 1948 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमेशा याद रखिए किसी भी तरह की अगर हमें एक संधि बनानी है, अगर एक अलायंस बनाना है, अगर एक कोऑपरेशन बनाना है, सबसे पहली बात जो लीडर्स करते हैं, जो कंट्रीज करते हैं, वो करते हैं इकोनॉमी पे। क्योंकि अगर पैसा है, अगर ट्रेड है, अगर ये चीजें फ्लरिश कर रही हैं, तभी किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स भी फ्लरिश कर सकती है। तो हमेशा आप देखना, अगर इंडिया भी किसी के साथ भी अगर ट्रेड अलायंसेस करने की कोशिश करता है, अभी हाल ही में अगर मैं करंट अफेयर्स में बात करूं तो इंडिया ने यूके के साथ जो है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन किया है। तो ये भी इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ही आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 1948। उसके बाद क्या बना? 49 में काउंसिल ऑफ यूरोप। तो धीरे धीरे जो है इंटीग्रेशन जो है इकोनॉमी से पॉलिटिक्स के तरफ जाने लगी। और उसके बाद जो है ये कोऑपरेशन जो है 57 में क्या बन गई? एक कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने मिलके, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके एक कम्युनिटी बनाई। और फाइनली 1992 में, हम बाद में पढ़ेंगे, एक ट्रीटी आई थी। उस ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था। तो अगर आपको क्विकली अगर रिवाइज करना है सीयूईटी के लिए तो ये है टाइमलाइन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से शुरू हुई और 1992 में क्या बनी? यूरोपियन यूनियन। अब हमको ये पढ़ना है कि व्हाई यूरोपियन यूनियन is called as an alternate center of power। alternate center of power to what? center of power to USA। क्योंकि USA जो है सोल डोमिनेंट कंट्री बन गई थी 1991 में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो क्यों हमको यूरोपियन यूनियन को एक ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर मानना चाहिए? ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई यूरोपियन यूनियन इज एन ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। सबसे पहला रीजन ये है 2024 का, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है 2024 तक का ही हमें डेटा दिया हुआ है। तो जीडीपी जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया की जीडीपी कितनी है, क्योंकि हमारा विजन क्या है? हमें बनना है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो अभी हमको बताइए कि क्या है भाई इंडिया की प्रेजेंट जीडीपी। ठीक है, डिप्लोमेटिकली एक पावरफुल ब्लॉक है, क्योंकि हम आगे देखेंगे लगभग 28 कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन बनाती है। तो यूरोप के इतने सारे कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। तो एक पावरफुल ब्लॉक की तरह इट फंक्शंस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी 1995 में, ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, वो डील करती है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपको आपकी कुछ बातें रखनी है, आपके कुछ डिमांड्स हैं, तो जरा सोचिए, अगर 28 कंट्रीज एक साथ एक अलायंस में एक ही चीज को डिमांड करेंगे तो ऑफकोर्स बाकी कंट्रीज को अपनी चीजें, मतलब इनकी चीजों को हाँ में हाँ भरनी ही पड़ेगी। तो इसलिए डिप्लोमेटिकली भी यूरोपियन यूनियन जो है काफी पावरफुल था। ओके, नाउ नेक्स्ट जो फ्रांस है वो आता है P5 में, यानी कि परमानेंट 5 कंट्री में आता है यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन में जो है देयर आर 5 कंट्रीज। हम आगे पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास है
ये चैप्टर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो P5 कंट्रीज है जिसमें आते हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, देन वी हैव फ्रांस एंड देन वी हैव चाइना। ठीक है, वी हैव चाइना, यूके, यस मैं एक कंट्री भूल गई थी भाई, पहले जो यूएसएसआर था अब रशिया बन गया है, वो कंट्री भूल गई थी मैं। तो वो है हमारे पास रशिया और है फ्रांस। तो फ्रांस जो है और यूके जो है ये दोनों क्या है, P5 कंट्री भी हैं और ये यूनाइटेड नेशंस के पार्ट भी हैं। ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन के जो भी डिमांड्स हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस परमानेंट 5 में यानी कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी डिमांड को रख सकते हैं। और जितने भी P5 कंट्रीज होते हैं इनके पास होता है समथिंग कॉल्ड एज द वीटो पावर। वीटो पावर से क्या होता है, if you do not agree to any particular demand or any particular sanction which has been kept in UNSC, आप उसके वोट, आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन वोट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। तो वीटो पावर अगर किसी भी एक कंट्री ने लगा दी यूएनएससी में तो वो जो डिमांड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना बड़ा पावर जो है यूरोपियन यूनियन के पास है। एंड फाइनल that why यूरोपियन यूनियन कैन बी कॉल्ड एज द ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, उसका फाइनल पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है इट्स एडवांस्ड इन स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूं, एक सैटेलाइट है इनके पास कॉल्ड एज गैलीलियो। तो ये इनका जो है एक तरीके से नेविगेशन सैटेलाइट है। अभी हम जैसे जीपीएस को यूज करते हैं, जीपीएस जो है वो यूएसए का है, इंडिया के पास भी अपना एक खुद का सिस्टम है जिसका नाम है नेविक। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन के पास भी अपना एक खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको कहते हैं गैलीलियो। ठीक है, तो इन वजह से ये 4 पॉइंट्स के वजह से इट इज कॉल्ड एज एन ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है। मिलिटरीली अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन जो है कंबाइंड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है इनके पास, बिकॉज देखिए इतने सारे कंट्रीज हैं तो टेक्नोलॉजिकली दे आर एडवांस, मिलिट्री पर्सनल्स भी ऑब्वियसली इन्हीं के पास ज्यादा होंगे। और फ्रांस के पास जो है लगभग 335 न्यूक्लियर हेड्स हैं, है ना, हमने कोल्ड वॉर में पढ़ा था लगभग 10,000 के पास हैं यूएसए के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है, और फ्रांस के पास जो है नियरली 335 है। मेरे हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट है क्योंकि यूएसए के बाद रशिया के पास है द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और उसके बाद जो है फ्रांस के बाद है। अब धीरे धीरे जो है चाइना भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ा रहा है। एंड लास्टली अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकली, देखिए जरा अब इनकी लोकेशन, ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के नीचे देखिए यहाँ पे आता है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के नीचे है अफ्रीका। ठीक है, और यहां से आप देखिए ये है टर्की। टर्की है एक यूरेशियन कंट्री, यहां से शुरू होती है एशिया। तो देखिए जरा, इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूएसए, अफ्रीका, और यहां से ईस्टर्न तरफ से द एशियन कंट्रीज। तो इतने बीच में स्ट्रेटेजिक लोकेशन के वजह से ज्योग्राफिकली ऑल्सो यूरोपियन यूनियन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रीजंस बनाते हैं यूरोपियन यूनियन को एक पावरफुल ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। अब हम देखेंगे टाइमलाइन में, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 1951 में, 48 में बनता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 51 में क्या आती है, कोल और स्टील की कम्युनिटी आती है। मेरे नोट्स में आपको ये टाइमलाइन मिल जाएगा, और ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीयूईटी बोर्ड में ईयर के साथ, मंथ के साथ क्वेश्चंस पूछने के बहुत ज्यादा टेंडेंसीज हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, कोल और एक स्टील कम्युनिटी आती है 51 में। ये आती है ट्रीटी ऑफ पेरिस में, और कंट्रीज कौन से इसमें, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग। ठीक है, आगे आते हैं तो कोल और स्टील के बाद अब किस चीज की जरूरत पड़ गई भाई, यूरेटम, यानी कि एटॉमिक एनर्जी को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है यूरोपियन यूनियन जिसका नाम है यूरेटम, और ये आती है 25 मार्च 1957। ठीक है, कुछ ईयर कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे और कंट्रीज जो है इस कोऑपरेशन का पार्ट बनती जाती है, जैसे कि डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर यहां जुड़ता है 1973 जनवरी में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस,
नाउ अब जो है धीरे धीरे ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस में बदलती है, एक कम्युनिटी में बदलती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन जो है अपना खुद का पार्लियामेंट बनाता है एंड इट कंडक्ट्स इट्स फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस इन द ईयर ऑफ 1979 इन द मंथ ऑफ जून। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर एंड डेट, ठीक है। इसके बाद जो है धीरे धीरे और कंट्रीज ज्वाइन इन करती हैं जैसे ग्रीस, और उसके बाद जो है आता है एक अग्रीमेंट जिसका नाम है शेंगेन अग्रीमेंट, 1985 में जून में आता है। क्या होता है भाई ये शेंगन अग्रीमेंट? तो शेंगन अग्रीमेंट में क्या होता है ये आज भी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी टू पॉलिटी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ पीपल और द सिटीजंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे अब जितने भी कंट्रीज हैं अब खुद के क्या है वीजा पॉलिसीज होते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास अगर ये शेंगन वीजा है तो अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजिली ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विद इन यूरोप। और अगर मैं या फिर अगर आप में से कोई भी अगर यूरोप विजिट करना चाहता है और अगर आपके पास भी अगर ये वीजा है तो भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजिली विद इन ईयू, ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो यूरोप के, अगर वो ईयू का पार्ट है तो ये शेंगन वीजा के थ्रू आप जा सकते हो। ये अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1985 जून में आया था ये अग्रीमेंट। आगे देखते हैं। अब अगेन 86 में थोड़े और कंट्री ज्वाइन इन करते हैं, स्पेन, पोर्चुगल। 89 में जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या एक इंपॉर्टेंट एक टर्न आता है कोल्ड वॉर में, और उसके बाद जो है 1990 में क्या होता है यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन और ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी होता है। कब होता है 1990 अक्टूबर में। उसके बाद आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिसका नाम है द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, और इसी वजह से 1992 में फरवरी 7 को बनता है क्या द यूरोपियन यूनियन। तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और 1993 में ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहता है वो क्या बन जाता है इकोनॉमिक कम्युनिटी, ओके। और इन द ईयर ऑफ 1995 और कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब भी ईयू को ज्वाइन कर लेते हैं। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यही रीजंस है जो ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी आती है, और इस वजह से कुछ जो ईयू के मेंबर्स रहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ईयू में, कुछ लोगों को इस ट्रीटी से भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या है ये तीन पिलर्स? यूरोपियन कम्युनिटीज, यानी कि क्या इट रिप्रेजेंट्स पीपल और द यूरोपियन सिटीजन्स। सेकंड, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब जितने भी डिसीजंस ये कंट्रीज लेने वाले हैं दे आर गोइंग टू टेक इट इन अ यूनिसन वे, और इसी वजह से ईयू को कहते हैं क्या अ सुप्रा नेशनल एंटिटी। अगर कोई भी अगर हम देश देखें जैसे कि इंडिया को देखें, क्या बोलते हैं इट्स अ नेशन स्टेट, है ना। इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूं, इंडिया क्या है भाई एक नेशन स्टेट है, और नेशन स्टेट के बाद पास ये क्या अधिकार होते हैं, अधिकार होते हैं उसको बोलते हैं सोवरेन एंड टेरिटोरियल राइट्स। तो ये क्या होते हैं भाई, एक कंट्री के पास, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, इंडिया के पास दे हैव द राइट टू टेक देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस टुगेदर, यानी कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कोई भी अगर होगी तो वो इंडिया खुद लेगा। अभी क्या हो रहा है भाई, यूएसए जो है हमको थ्रेटन कर रहा है कि वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स ऑन यू, बट इंडिया ने क्या बोला, एस जयशंकर ने क्या बोला कि भाई हमारा इंटरेस्ट है कि हम जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे। तो ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता है हमारे सोवरेन राइट्स ओवर आवर ओन डिसीजंस। बट यहाँ पे EU इमर्जेस एज अ सुप्रा नेशनल एंटिटी। तो क्या होता है, जो एक देश ये डिसीजन लेता है, ये सारे के सारे मेंबर्स EU में ये सेम टू सेम डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। तो वन सिंगल नेशन इज नॉट टेकिंग दिस डिसीजन, all the members together within this European Union is taking the sovereign and territorial rights के decisions, and therefore
यूरोपियन यूनियन इज कॉल्ड एज अ सुप्रा नेशनल एंटिटी, ठीक है। और लास्ट पिलर है कोऑपरेशन इन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, यानी कि इंटरनल अफेयर्स में भी इनके जो रूल्स हैं, इनके जो रेगुलेशंस हैं, वो कहीं कहीं पे एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इस वे में ये तीन पिलर्स maastricht ट्रीटी से आता है यूरोपियन यूनियन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन में। अब जो है एक बहुत स्ट्रेटेजिक एक बात आ जाती है 2002 में जनवरी में, जहां पे जो यूरोपियन यूनियन है ये लेके आते हैं अपने करेंसी जिसको कहते हैं हम यूरो। और 2004 में जो है आप देख सकते हैं कितने सारे कंट्रीज जो हैं बन जाते हैं मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। और ये वो कंट्रीज हैं, लिथुनिया, लैटविया, ये वो कंट्रीज हैं जिनको क्या मिला था भाई, जिनको मिला था इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर। तो ये है वो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो कि अब बन जाते हैं क्या, अब बन जाते हैं ईयू मेंबर। और धीरे धीरे 2007 में भी बुल्गारिया, रोमानिया बिकम्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और एक लिस्बन ट्रीटी भी आती है। लिस्बन ट्रीटी में क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग रहते हैं, जो ईयू के जो सिटीजन्स रहते हैं, इनको थोड़े से और अधिकार मिल जाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के विद इन। तो इसलिए ये लेके आते हैं लिस्बन ट्रीटी इन 2009, ठीक है। अब ईयू जो है बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स इन व्हाट, इन ह्यूमैनिटी, इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आते हैं वहां पे, उसके लिए जो ये रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं, जो लेबर लॉस लेके आते हैं लोगों के लिए, उस वजह से यूरोपियन यूनियन को मिलता है नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर ऑफ 2012, ठीक है। जो ईयर और मंथ में बता रही हूं वो डेफिनेटली आएंगे, तो इसको जरूर याद रखना, ओके। और धीरे धीरे जो है और कंट्रीज बन जाते हैं पार्ट। 28th मेंबर बनता है क्रोएशिया 2013 में। बट 2016 में क्या होता है, द ब्रेक्सिट। तो यहाँ पे जो है यूके के जो सिटीजन्स रहते हैं एक रेफरेंडम के थ्रू ये डिसाइड करते हैं दैट नाउ वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। कितने लोग रहते हैं, 51.9% जो यूके के सिटीजन होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई अब हमको नहीं होना है ईयू का पार्ट। और इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक्सिट, यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, किससे, यूरोपियन यूनियन से। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, लोगों को ये अधिकार होता है किसी पॉलिसी या रेगुलेशन में खुद डिसाइड करने के लिए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, वी हैव इलेक्टेड सम ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं यानी कि एमएलएज और एमपीज जो रहते हैं वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। बट यूके में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है द वर्ड रेफरेंडम। तो रेफरेंडम में कुछ पॉलिसीज में लोगों के पास ये डायरेक्ट अधिकार होता है कि वो वोटिंग करेंगे। और वोटिंग करके क्या हुआ, यूके में 51.9% ने बोला कि भाई अब हमको ईयू का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, क्यों, अब हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि 2016 में अगर यूके ने अगर एग्जिट मारा है ईयू से तो कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगे ही। सबसे पहला रीजन क्या है, डिफरेंसेस इन द पॉलिसीज। अगर हम देखेंगे ब्रिटेन, टोनी ब्लेयर जो है वो रहते हैं ब्रिटेन के, मतलब ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर। और यूएसए ने इन्वेड किया था इराक को। इसको क्या बोला था यूएसए ने, इराकी फ्रीडम, है ना। तो ब्रिटेन ने इस चीज को सपोर्ट किया था। बट देयर वर सम कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी हु कंप्लीटली अपोज्ड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बट उसके बावजूद जो है यूएसए ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किया था इन 2000s में, ठीक है। 2000s में जो है यूएसए ने ये लॉन्च किया था टू एंड व्हाट, टू एंड दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे यूएसए के हेजेमनी के बारे में। तो टोनी ब्लेयर जो है एक्स पीएम जो रहते हैं ब्रिटेन के, वो इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। बट फ्रांस और जर्मनी अ सिग्निफिकेंट यूएन मेंबर, ये भी जो है ईयू के बहुत ही सिग्निफिकेंट मेंबर होते हैं, फ्रांस और जर्मनी यूके के साथ जो रहते हैं, बट दे कंप्लीटली अपोज दिस पर्टिकुलर डिसीजन। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन्ड है यूरोस्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब होता है कि आपके पास क्या है, कुछ एक नेगेटिव एटीट्यूड है। जब आप किसी भी चीज के अगेंस्ट आपकी कोई नेगेटिव एटीट्यूड रहती है तब हम उसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। और यहाँ पे क्या था, यूरोस्केप्टिसिज्म। तो मार्गरेट थैचर जो रहती हैं, अगेन
एक ब्रिटेन की ही प्राइम मिनिस्टर होती हैं ये, तो ये जो है स्केप्टिकल रहती हैं अबाउट व्हाट, मतलब इनका एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है अबाउट व्हाट, अबाउट द यूरोप मार्केट, यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट रहती है, इनकी जो पॉलिसीज रहती हैं, शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, और उस वजह से ब्रिटेन जो है कभी भी कंप्लीटली इंटीग्रेट नहीं करता है विद द ईयू मार्केट, और इसी को ही कहा गया है यूरोप स्केप्टिसिज्म या फिर यूरो स्केप्टिसिज्म। उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बारे में, कि कुछ जो कंट्रीज रहते हैं, कुछ जो मेंबर्स रहते हैं, दे आर अनहैप्पी विद इट। तो यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था जब एक सुप्रा नेशनल एंटिटी आती है, तो जो कंट्रीज रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, दे लूज दिस पावर टू टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अब ईयू जो है, ईयू का जो पार्लियामेंट है, दैट इज टेकिंग द डिसीजन। तो यहाँ पे जो सोवरेन राइट है वो काफी कंट्रीज जो है लूज कर रही थी, क्योंकि ईयू में भी जो है कौन से थे इंपॉर्टेंट कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो डेनमार्क और स्वीडन जैसे जो कंट्रीज थे, दे वर फीलिंग व्हाट, दे वर फीलिंग आइसोलेटेड। उनको लग रहा था उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एंड इसी वजह से दे वर नॉट हैप्पी विद द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। बट उसके बावजूद ट्रीटी आई, यूरोपियन यूनियन भी बना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है there are other limitations as well. सबसे पहले है ये चैप्टर ही जिसका नाम है ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। जब ईयू आई, ईयू के बाद हम पढ़ते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान क्या होते हैं भाई, इनको कहा गया था द एशियन टाइगर्स। 1990s में इनकी इकोनॉमी ने काफी ज्यादा फ्लरिश किया, और यूरोप का वो जो दबदबा था कोलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में, वो खत्म हो गया था। उनके सारे रिसोर्सेज जो हैं भाई खत्म हो गए थे, और उसी वजह से क्या हो रहा था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन कर रही थी, और बाकी जगह पे और सेंटर्स ऑफ पावर आ रहे थे। इंडिया भी राइज होने लगा। 1991 में हमने भी अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन किया। उसी के साइड बाय साइड भाई चाइना ने भी राइज किया। तो इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन था उसका जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, सो टाइमलाइन के थ्रू भाई हमने बहुत इजीली जो है यूरोपियन यूनियन को पढ़ लिया है। अगर आपके पास कोई और डाउट है, कुछ और सवाल है, तो मुझे प्लीज वो यूट्यूब में आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी यूएसए हेजेमनी वाला चैप्टर, और अब हम तब देखेंगे कि भाई 1991 के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसए ने किस तरीके से एक यूनिपोलर वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।